था कि फाइनेंशियल स्टेट बनाने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है। ठीक है जी, मेरी आवाज आ रही है मेरे बच्चों? क्या मेरी आवाज आ रही है? ऑनलाइन वालों, क्या मेरी आवाज आ रही है? चले जी। देखिए सर, हमने लास्ट क्लास में चीज पढ़ी थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। ठीक है जी, क्योंकि मैनेजमेंट ही सारा बिजनेस संभाल रही होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जितने एस्टिमेट हैं, जितनी चीजें हैं, वो मैनेजमेंट का बनाने का काम। मैनेजमेंट ने सबसे पहले करना ये कि एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगाना पूरा। ठीक है जी, हमने लास्ट क्लास में कंट्रोल सिस्टम को ब्रीफली देखा था कि जी कंपनी जो है वो जब गुड्स बेच रही होती है, जब गुड्स रिसीव कर रही होती है, क्लोजिंग स्टॉक बच रहा होता है, तो हर एक चीज पे कंपनी का कंट्रोल है। ठीक है जी, जैसे मिसाल के तौर पर सैलरी देने पे कंपनी का कंट्रोल होता है। सैलरी देने पे क्या कंट्रोल होता है? किसी गलत बंदे को ना दे दे तो हम क्या करते हैं? शनाख्ती कार्ड देख के बंदे को देख के देते हैं। ठीक है जी। सर, एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर कैश में सैलरी नहीं देनी है। ये सारे कंट्रोल्स हैं। कंट्रोल्स क्यों लगाए जाते हैं? इंटरनल कंट्रोल क्यों लगाया जाता है सर? ताकि ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फिगर हम सही से कंप्यूट करके, कैलकुलेट करके उसको रिकॉर्ड करें। ये मैनेजमेंट का काम है। मैनेजमेंट ने इंटरनल कंट्रोल लगाना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सही बनाने के लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। और बनाने के बाद सर सारी इंफॉर्मेशन जो मैनेजमेंट के पास है, चाहे वो वाउचर्स हैं, चाहे वो कंपनी के पास बिल्स हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई भी चीज है विद रिस्पेक्ट टू द फिगर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटर जो भी चीज मांगेगा, जिस बंदे से मिलना चाहेगा, जिस जगह जाना चाहेगा, लोकेशन पे, आप उसको मना नहीं कर सकते। तीन चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। अच्छा जी मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखना दोस्त, आज हम देखने जा रहे हैं सर ऑडिटर की क्या जिम्मेदारियां हैं। देखो मुझे एक बात बताएं, ऑडिटर की जिम्मेदारियां लिखी हुई कहां है? अच्छा, मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, मैनेजमेंट ने ये काम करना है, मैनेजमेंट ने वो काम करना है, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये सर लिखा हुआ है हमारे लॉ में, कंपनी लॉ में लिखा है। कंपनी लॉ में मैनेजमेंट से कंपनी की मैनेजमेंट से लॉ ये कहता है कि जी आपने कंपनी के ऑपरेशन शेयर होल्डर्स के बेस्ट इंटरेस्ट में संभाल लें। ठीक है जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने बनाने, शेयर होल्डर्स को प्रेजेंट करने। ठीक है जी, ये सारी चीजें जो मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां यहाँ लिखी हुई कंपनी लॉ में। ऑडिटर की जिम्मेदारी जो है वो कंपनी लॉ के साथ साथ जो उसकी सबसे मेन बुक है जिसके हिसाब से वो ऑडिट करता है, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है। ठीक है जी, यानी ऑडिटर को ऑडिट कैसे करना चाहिए, ठीक है जी, किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, ये याद रखना है। डिटेल नहीं है ये सिर्फ प्रिंसिपल्स हैं और मेन चीजें इसके अंदर। ऑडिटर जो है वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निकालता है, मेन चीजें निकालता है। बाकी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इतने डिटेल नहीं है कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में ये लिखा हो कि बैंक का ऑडिट कैसे करते हैं, ठीक है जी, इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट कैसे करते हैं, ये नहीं लिखा हुआ उसके अंदर। उसके अंदर सिर्फ क्या लिखी हुई है? की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की इस चीज से रिलेटेड ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये, इस चीज से रिलेटेड ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। याद रखना, ऑडिटर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन्ड है किसमें? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अंदर। और ऑडिटर की इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अगर मैं एक जगह जमा कर दूं और मैं कहूं कि उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही है, वो क्या करना? अश्योरेंस देना। क्या देना? अश्योरेंस देना। अश्योरेंस देने का मतलब क्या है सर? ना 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 ना, अश्योरेंस देने का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पे विंजार जो है वो मुझसे पूछता है जी कि मुझे एआरटीटी में एडमिशन लेना चाहिए नहीं, मुझे लगता है कि टीचर्स अच्छे आएंगे, और मैं उसको ये कहूं कि हाँ हाँ बड़ा जबरदस्त हिसाब किताब है, ले लो एडमिशन। इसका मतलब क्या है? मैंने उसको क्या दिए? अश्योरेंस दी, एक अश्योरेंस दी। ठीक है जी, एक टेक्निकली क्या कहेंगे इसको, एक तसल्ली दी मैंने कि हाँ भाई बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही काम करो। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ऑडिटर जो अपनी रिपोर्ट देता है ना, वो एक अश्योरेंस रिपोर्ट होती है। हम शेयर होल्डर्स को कहते हैं जी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट किया एज पर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है जी, और हम इस काबिल हो गए कि कह सकें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही बने हुए हैं। तो ये क्या है जनाब? अश्योरेंस देना। क्या देना? अश्योरेंस देना। हम अपनी रिपोर्ट में कभी भी नहीं लिखते ये कंपनी बड़ी जबरदस्त है जी, कंपनी के प्रॉफिट्स इतने जबरदस्त, नहीं। हम सिर्फ एक बात कहते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हुए ना, ये सही बने हुए एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, बने हुए एज पर आईएफआरएस बने हुए। हम क्या देते हैं सर? अश्योरेंस देते हैं। सर स्टैंडर्ड कहता है कि आप रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड करें। ये रीजनेबल क्या है सर? मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं सर, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं।
मुझे एक बात बताएं, आप एक कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हो, क्या आप 100% गारंटी कर सकते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बने बिल्कुल सही बने? नहीं, कोई गारंटी नहीं कर सकता 100% कोई गारंटी नहीं कर सकता सर। उसका रीजन है, और उसका रीजन कहलाता है इनहेरेंट लिमिटेशंस। बोर्ड पे देखना मेरे बच्चों, ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है? अश्योरेंस देना। और हम कह रहे हैं जी ऑडिटर से कहो कि एब्सोल्यूट अश्योरेंस दे, अश्योरेंस दे कि भाई कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 1% की गलती नहीं है। ऑडिटर कहता है यार ये मैं नहीं दे सकता। हम कहते हैं क्यों? वो कहते हैं जी ऑडिट की लिमिटेशंस हैं। क्या है जनाब? लिमिटेशंस हैं। हम कहते हैं कौन सी लिमिटेशन है ऑडिटर जिससे तुम 100% एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे पा रहे? उसने कहा सर मैं आपको अभी बता देता हूं, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कई सारे एस्टिमेट्स हैं, अंदाजे हैं। वो अंदाजे क्या हो सकते हैं? गलत भी हो सकते हैं। वो अंदाजे क्या हो सकते हैं? गलत भी हो सकते हैं। मिसाल दे रहा हूं सर, एक कंपनी एक एसेट खरीदती है 1 लाख का। कितने का? 1 लाख का एसेट खरीदा। गौर से सुनना, पीपी खरीदा कितने का? 1 लाख का। उस पे लगाई एक इंस्टॉलेशन कॉस्ट से 20,000 रुपए की। ऐसा? कितने की इंस्टॉलेशन कॉस्ट लगाई? 20,000 रुपए की। जब इंस्टॉल कर दिया एसेट, तो किसी ने कहा यार ये एसेट इंस्टॉल तो कर दिया, बाद में इसको क्या करना पड़ेगा? डिसमेंटल करना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा डिसमेंटल करना पड़ेगा, पता है कब डिसमेंटल करेंगे? जब इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। हमने मैनेजमेंट ने अंदाजा लगाया कि ये एसेट 5 साल चलेगा। 5 साल के बाद इस पे डिसमेंटलिंग कॉस्ट इनकर होगी 32,210 रुपए की। लेकिन कब इनकर होगी? 5 साल बाद। कब इनकर होगी? 5 साल बाद। अंदाजा लाइफ कितनी होगी एसेट की? 5 साल। अंदाजा सर इसकी क्या निकालते हैं हम डिसमेंटलिंग कॉस्ट की? प्रेजेंट वैल्यू। हमने क्या किया सर, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली, और हमने सोचा हमारा मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो कितना है, और हमने ये सोचा कि 10% का इंटरेस्ट रेट अगले 5 सालों तक चलता रहेगा, ये तब्दील नहीं होगा। तो सर हमने इसकी पावर लगा दी 5। क्या आ रही है देखिए इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी? 20,000। मेरे प्यारे बच्चों ये आ गई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डी कमीशनिंग कॉस्ट। अब बताएं एसेट कितना हो गया टोटल? 1,40,000। पहले साल के एंड पे आप इस पे डेप्रिसिएशन बुक करोगे कितने का? डिवाइडेड बाय 5 कितना जी? 28,000। आप अंदाजा लगाएं इस 28,000 की फिगर में कितने सारे एस्टिमेट शामिल हैं? कितने एस्टिमेट शामिल हैं सर? एक आपके पास ये अमाउंट का एस्टिमेट, दूसरा आपने सोचा इंटरेस्ट रेट 5 सालों तक कांस्टेंट रहेगा, तीसरा एसेट 5 साल चलेगा। ऐसा ये सारे एस्टिमेट के बाद आपको कॉस्ट पता चली, और फिर आपने इसको सर 5 साल की लाइफ पे डिवाइड करके क्या किया? डेप्रिसिएशन निकाला। क्या इनमें से कोई चीज तब्दील नहीं हो सकती? हो सकता है सर मैं भी एसेट 5 की जगह 6 साल चल जाए, मैं भी एंड पे 32,000 की जगह सर 40,000 का खर्चा आ जाए। ठीक है जी सर, मैं भी एसेट की लाइफ 5 साल की जगह 4 साल हो जाए, मैं भी इंटरेस्ट रेट तब्दील हो जाए। आप तो इतनी सारी अदम्पशन लेके एक फिगर निकाल रहे हो ना। अब बताओ क्या इस पे मैं एब्सोल्यूट अश्योरेंस दे सकता हूँ? नहीं सर। ये याद रखना, आप 100% गारंटी नहीं कर सकते कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बने वो बिल्कुल सही बने। उसका रीजन क्या है सर? बहुत सारी फिगर एस्टिमेट है। आप सोच रहे हो डेप्रिसिएशन 28 का है, चौथे साल ही एसेट तबाह हो गया। ठीक है जी, एसेट खत्म हो गया, तो इसका मतलब है मैंने पिछले सालों में जो डेप्रिसिएशन बुक की थी वो गलत लाइफ सोच के की थी। ऐसा इधर एक और भी बहुत बड़ा मसला है, आपने रेजल्ट वैल्यू क्या अज्यूम की है? 0। व्हाट इफ के रेजल्ट वैल्यू निकल है, एक और एस्टिमेट भी शामिल है इसके अंदर। इसका मतलब है सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में एस्टिमेट्स और जजमेंट इन्वॉल्व है। ये एस्टिमेट कौन लेता है? मैनेजमेंट लेती है ना। मनुष्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना जिम्मेदारी किसकी है? तो एस्टिमेट भी कौन लेगा? मैनेजमेंट लेगा। अच्छा, हम जब जाते हैं बीइंग ऑडिटर, तो हम इन एस्टिमेट्स को सिर्फ रीजनेबल बेसिस पे चेक करते कि रीजनेबल है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी कह रही है कि जी इस एसेट की लाइफ 100 साल है, ऐसा तो नहीं है ना। हम कहते हैं 5-6 साल रीजनेबल ही होगा। तो मुझे बताओ सर, जब मैं मैनेजमेंट के एस्टिमेट्स को 1-1 सिर्फ रीजनेबलनेस चेक करके मान लेता हूं, तो क्या मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में कह सकता हूं कि इसके अंदर जो चीजें बिल्कुल 100% सही है? नहीं सर। तो सर हमने पहली चीज सीखी कि हम यानी ऑडिटर एब्सोल्यूट अश्योरेंस क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या मौजूद है? एस्टिमेट मौजूद है। अच्छा, इसी तरह सर बैड डेट्स उठाओगे। बैड डेट्स क्या है जी? एक्सपेक्टेड है कि जी हमारे जो है वो रिसीवेबल्स बैड हो जाएंगे, एक एस्टिमेट। ठीक है जी, डेप्रिसिएशन का एस्टिमेट आपने देख लिया। प्रोविजंस, बहुत सारे प्रोविजंस। प्रोविजन फॉर वारंटी, आप गुड्स बेचते हो ना,
आप प्रोविजन बुक करते हो, प्रोविजन को वारंटी एक एस्टिमेट है, ठीक है जी। तो सर याद रखिएगा मेरे बच्चों, ऐसे बहुत सारे एस्टिमेट्स होते हैं जिसके बाद जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मुंह निकलता है, प्रॉफिट निकलता है। और कोई भी बंदा सर ये नहीं कह सकता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो एक्सपेंसेस और इनकम्स आ रही हैं वो बिल्कुल 100% ऐसे ही हैं जैसे, नहीं, चेंज हो सकता है एस्टिमेट आगे जाके। पता चला ऐसे चौथे साल के एंड में खराब हो गया तो इसका मतलब है पिछले सारे सालों में हमने जो डेप्रिसिएशन 5 साल के हिसाब से बुक की थी वो गलत थी। बेड डेट्स अक्सर हो गए, चेंज हो जाता है। सोच तो लाख रुपए डूबेगा, पता चला जी 80,000 डूबा, पता चले जी 1,20,000 डूब गया। तो एस्टिमेट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज, और हम सर कभी भी एस्टिमेट्स के होते हुए 100% अश्योरेंस नहीं दे सकते ऐसा। अब सर सुनिएगा दोस्त, मुझे एक बात बताओ, एक ऑडिट टीम जब ऑडिट करने जाती है तो कितने लोग होते होंगे? हबीब बैंक की ब्रांचेस पता है कितनी है? 1600 ब्रांचेस है हबीब बैंक, ठीक है। यूबीएल की 1600 ब्रांचेस है, 1600 ब्रांचेस का बैंक है, ठीक है जी। ट्रिलियंस ऑफ रुपीस का बैंक है, बिलियन से ऊपर बात चली गई, ठीक है जी। इतना बड़ा बैंक है, उसको ऑडिट करने के लिए जाती है 50 लोगों की टीम। कितने लोगों की? 50 लोगों की टीम। 50 लोग हैं, ब्रांचेस कितनी है? 1600। क्या सारी 1600 ब्रांचेस का ऑडिट होता है? नहीं, हम करते हैं टॉप 80 ब्रांचेस उठाते हैं, 70 ब्रांचेस उठाते हैं, जिसमें हमें लगता है कि जी यूबीएल का या एचबीएल का टोटल जो बिजनेस है उसका 80-90% ये ब्रांचेस है। इसका मतलब है हम काम करते हैं किसकी बेसिस पे? सैंपल की बेसिस पे। किस पे? हम कभी भी 100% काम नहीं करते। मिसाल दे रहा हूं सर, पीएसओ के पेट्रोल पंप है, कितने पेट्रोल पंप है पीएसओ के? सर ये लिखे हैं 3,689। कितने पेट्रोल पंप है? और हर एक पेट्रोल पंप पे एवरेज दिन की 500 गाड़ियां आती होंगी, 500 इनवॉइसेस कटती हैं सेल्स की। क्या ऑडिटर आके ये मिलियंस ऑफ इनवॉइसेस बैठ के चेक कर सकता है कि सारों के अगेंस्ट पैसे आए या नहीं है, सारों की सेल सही है नहीं? नहीं सर, हम काम किस बेस पे करते हैं? सैंपल बेस पे। इतना बड़ा काम ऑडिटर नहीं कर सकता। सर के इलेक्ट्रिक है, सिर्फ कराची और हैदराबाद में तो सम एक्सटेंट बिजली देता है, जाम शोरों में, ठीक है जी। इन 3 इलाकों में बिजली देता है के इलेक्ट्रिक, ठीक है जी। के इलेक्ट्रिक के कितने कनेक्शन लगे हों? कराची की आबादी 3 करोड़ है, हर घर में होता है ना, तो कितने कनेक्शन होंगे? 3 करोड़ आबादी तो कितने कनेक्शन होंगे? 3 करोड़। भाई हर बंदे में नहीं लगा हुआ है कनेक्शन, हर घर में लगा हुआ है, ठीक है जी। सर के इलेक्ट्रिक के कनेक्शन है 2.5 मिलियन। कितने? 2.5 मिलियन। हर महीने बिल आता है? हर महीने बिल आता है? नहीं आता है। तो 12 महीनों से अगर मल्टीप्लाई करूं तो कितने बिल जनरेट होते होंगे? 30 मिलियन। 30 मिलियन। के इलेक्ट्रिक की ऑडिट पे टीम जाती है 15 लोगों की। 15 लोग क्या 3 मिलियन बिल उठा के चेक कर सकते हैं? 30 मिलियन? नहीं सर। तो हमें काम करना पड़ता है किसकी बेसिस पे? सैंपल की बेसिस पे। इसका मतलब है सर हम 100% जब काम नहीं करते हैं तो हम 100% एश्योरेंस कैसे दें कि सब कुछ बिल्कुल सही है, 100% है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब मुझे इसी तरह बताना है सर, पिज्जा हट की ऑल ओवर द वर्ल्ड सर कोई 1700 के करीब ब्रांचेज है। हाँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड 1700 ब्रांचेज है। 1700 ब्रांचेस का अगर ऑडिट किया जाए, ग्रुप ऑडिट हो पिज्जा हट का, तो किसी का बाप भी 1700 ब्रांचेस का हर एक रेवेन्यू वेरीफाई नहीं कर सकता, ठीक है जी। इसी तरह मैंने लिखा यूनिलीवर्स के सर 400 ब्रांड्स हैं। यूनिलीवर्स के कितने ब्रांड्स हैं? जो बंदा यूनिलीवर्स की ऑडिट करता होगा, इंटरनेशनल ऑडिट करता होगा यूनिलीवर्स का, 400 ब्रांड्स, उसमें बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन सेल्स की, तो किसी का बाप भी बैठ के 100% ट्रांजैक्शन वेरीफाई नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है सर हमारी दूसरी बात क्या है कि ऑडिट इज कंडक्टेड ऑन सैंपल बेसिस। पहली रिस्ट्रिक्शन क्या है सर जो हमें रोकती है 100% एश्योरेंस देने से? सर एस्टिमेट और जजमेंट इन्वॉल्व है, ठीक है जी। जजमेंट क्या होता है? एस्टिमेट तो समझ आता है, जजमेंट क्या होता है? क्या कह रहे हो? नहीं, और अच्छा कोई डेफिनेशन। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं। मुझे बताओ, कंपनी के डायरेक्टर जब आके कहते हैं जी हम इतना बोनस दे रहे हैं, इतना डिविडेंड दे रहे हैं, इतने रुपए का हम डिविडेंड देंगे, उसके बाद क्या करते हैं? डिविडेंड की लायबिलिटी बुक कर लेते हैं, ऐसा? क्या डिविडेंड की लायबिलिटी जो ऑडिट जो डायरेक्टर कह रहे हैं कि हम देंगे डिविडेंड, क्या शेयर होल्डर उसको चेंज कर सकता है? यस सर, कर सकता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में एक डिविडेंड अप्रूव होता है, फिर वो शेयर होल्डर्स के पास हम लेके जाते हैं कि जी आप बताएं इसमें से कितना डिविडेंड देना है। शेयर होल्डर्स को कम कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते। शेयर होल्डर चेंज कर सकते हैं ना उसको,
तो आपने तो लायबिलिटी अपने हिसाब से डाल दी, शेयर होल्डर तो पता नहीं कब चेंज करेगा, अगले साल जाके चेंज करेगा। हम तो उसको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं ना चीजों को। इसका मतलब है सर हम एक जजमेंट ले चुके हैं जो बाद में क्या हो सकती है, तब्दील हो सकती है। सर कंपनी सोचती है कि जी मैं एक डिवीजन बंद कर दूं, अपनी कंपनी का एक डिवीजन बंद कर दूं। डिवीजन बंद करते हो, फैसला करते हो, फिर सोचते हो जी इस डिवीजन को बेचने में लॉसेस कितने होंगे, इस डिवीजन को बेचने में लोगों को रिडंडेंसी समझते हो, निकालेंगे तो पैसे कितने देने पड़ेंगे, उसका प्रोविजन बना लेते हो। ऐसा ये किसकी बेसिस पे प्रोविजन बनाया? एक जजमेंट की बेसिस पे कि भाई मैं ये काम करने जा रहा हूं, ये मेरी जजमेंट है कि मैं करूंगा ये काम। तो सर याद रखिएगा अपनी जजमेंट और एस्टिमेट की बेसिस पे जो फिगर्स तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डालते हो वो 100% वेरीफाइबल नहीं है। मे बी सर उससे कम खर्चा है, मे बी उससे ज्यादा खर्चा है। दूसरा मैंने क्या आपको रीजन बताया कि ऑडिट किस बेसिस पे हो रहा है, सैंपल बेसिस पे हो रहा है। 100% ऑडिट किसी का अब्बा भी नहीं कर सकता। 100% ट्रांजेक्शन वेरीफाई, जब 100% ट्रांजेक्शन वेरीफाई नहीं कर रहे हो प्यारे भाई तो 100% अश्योरेंस कैसे दे सकते हो? ऐसा अच्छा जी, गौर से सुनना मेरे बच्चों, अच्छे तरीके से एक चीज और सुनना। टाइम एंड कॉस्ट में तीसरा रीजन, मुझे बताओ मैनेजमेंट कितने टाइम बैठ के काम करती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है तो उसके लिए काम कितने टाइम करती है? पूरे साल ट्रांजेक्शन हो रही हैं, हजारों लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और साल के एंड पे आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के आपको दे दी जाएंगे, जी इसका ऑडिट करें। हजारों एम्प्लॉयज मैनेजमेंट के पास हैं, आपके पास 15 लोग हैं। हजारों लोगों का पूरे साल का काम 15 लोगों ने वेरीफाई करना है, और कितने टाइम में करना है वो जरा देख लो। लॉ ये कहता है कि जो भी कंपनी सर ऑडिट करा रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है, साल खत्म होने के 4 महीनों के अंदर कितने महीनों में? 4 महीनों के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे पास जमा कराएगी। किसके पास? एससीसीबी के पास। कब जमा कराने? 4 महीने बाद, विद इन 4 मंथ्स। एससीसीपी के पास, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा होने। ये पता है जमा कब होंगे? पहले शेयर होल्डर्स तो अप्रूव करें। शेयर होल्डर्स कब अप्रूव करेंगे? पहले बोर्ड तो अप्रूव करे। तो सर होता ये कि 31 दिसंबर अगर हमारा ईयर एंड है तो हमें 2-2.5 महीने के अंदर, जैसे 20, 22 मार्च, 23 मार्च तक हमने क्या करना होता है, ऑडिट सब कंप्लीट। 23 मार्च तक हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि ऑडिट हो चुके हैं वो सर हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भेजते हैं। हम कौन? मैनेजमेंट किसको भेजती है? ऑडिट रिपोर्ट के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है जी, ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट होती है। मैनेजमेंट यानी बोर्ड सर बैठ के उसको अप्रूव करता है। 7 दिन के बाद, किस तारीख, कौन सी तारीख आ गई? 1 अप्रैल आ गई। 1 अप्रैल के बाद सर जब बोर्ड इसको अप्रूव कर देता है तो फिर इसकी प्रिंटिंग होती है। किसकी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। प्रिंटिंग होने के बाद हम इसको भेज देते हैं किसके पास? शेयर होल्डर्स के पास। तो एजीएम के नोटिस के साथ ये चली जाती है। अच्छा एजीएम आप कर ले सर 20-22 अप्रैल को, ठीक है जी। एजीएम के बाद फौरन बाद आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एससीबी के पास क्या करते हैं? जमा करवा देते हैं। इसका मतलब है सर इतने सारे काम 4 महीनों में होने, तो ऑडिट आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए कोई 2.5 महीने में। 2.5 महीने में ऑडिट कंप्लीट करोगे, फिर बोर्ड अप्रूव करेगा, फिर प्रिंटिंग होगी, फिर शेयर होल्डर के पास जाएगा, फिर शेयर होल्डर की मीटिंग होगी, फिर शेयर होल्डर अप्रूव करेगा, फिर जाके एससीबी के पास अकाउंट जमा होंगे। तो मेरे पास तो 4 महीने ऑडिट करने के लिए नहीं है, कितने? हजारों लोगों के पूरे साल का काम आपको क्या करना है? ऑडिट करना है 2.5 महीने के अंदर। तो यार आपके पास तो टाइम ही नहीं है। अगर आपके पास सर ऊपर जो दिया हुआ ना कोई एस्टिमेट भी ना हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, कैश बेसिस पे सारा हिसाब किताब चल रहा, तब भी आप काम नहीं कर सकते। क्यों? 2.5 महीने में आपने पूरे साल का ऑडिट समेटना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो याद रखना मेरे बच्चों, हमारे पास टाइम का बहुत बड़ा मसला। फिर दूसरा मसला सर कॉस्ट का क्या मसला सर? जितनी भी बड़ी फर्म्स हैं उनको हर एक ट्रेनी के अगेंस्ट, गौर तो सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसपे आप फर्म को गालियां देते हो ना कि एक ट्रेनी रख लेते तो क्या हो जाता, मुझे रख लेते तो क्या हो जाता। 25,000 रुपए, 25 से कितनी सैलरी चल रही है स्टाइपेंड? 16,000 की स्टाइपेंड है। कंपनी को सिर्फ, ऑडिट फर्म को सिर्फ 16,000 का आप नहीं पढ़ते हो, आपको ऑडिट फर्म देती है एक सॉफ्टवेयर जो आपके लैपटॉप में इंस्टॉल होता है। सर उसकी तकरीबन 30,000 रुपए 1 महीने की रॉयल्टी पे करती है केपीएमजी, क्योंकि आप उस सॉफ्टवेयर की बेसिस पे ऑडिट करते हो, ठीक है जी। अब आप अंदाजा लगाओ, एक ट्रेनी एक ऑडिट फर्म को लगभग 50-55 हजार रुपए महीने का पड़ जाता है।
ठीक है जी। अब आप अंदाजा लगाओ सर, आप एक क्लाइंट से फी चार्ज कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि एक ऑडिट क्लाइंट से क्या फी चार्ज होती होगी? हजारों रुपए, लाखों रुपए, लाखों कितने, हबीब बैंक के ऑडिट में कितने पैसे चार्ज होते होंगे? चलो मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज बताता हूँ। ये हबीब बैंक की ना बैलेंस शीट की फुटिंग है, देख लो ये कितने, 3 0 3 3 और 3। सुनो, ये थाउजेंड्स हैं, ये मिलियंस हैं, ये बिलियंस हैं, कितने जी सर? 327 बिलियन रुपीस की बैलेंस शीट है हबीब बैंक की। ऐसा, ये मैं आपको बता रहा हूँ 2019 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, करंट और ज्यादा हो चुके हैं, ठीक है जी। 2019 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 327 अरब रुपए के बैंक का ऑडिट किया गया और ऑडिट फी दी गई 281 मिलियन रुपीस। इसमें ऑडिट भी शामिल है, दो फर्म्स, दो फर्म्स मिलकर करती हैं इसका ऑडिट, दो फर्म्स की ऑडिट भी शामिल है, दो फर्म्स का हाफ ईयरली रिव्यू भी शामिल है, बेतहाशा सर्टिफिकेशंस भी शामिल है, सब मिला जुला के कितने? 281 मिलियन। जरा 281 मिलियन को इस फिगर से डिवाइड करोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा हम बैलेंस शीट की फुटिंग का 0.08% ऑडिट फी पे करते हैं। यानी सर जो ऑडिट फी मिलती है वो बैलेंस शीट की फुटिंग का 1% भी नहीं है, 0.1% भी नहीं है, 0.08% है। अब इसमें आपने ऑडिट मैनेज करना है, दो फर्म्स लगनी है इसके ऊपर। सर दो फर्म्स इसके ब्रांचेस का भी ऑडिट करेंगी, हाफ ईयर का भी रिव्यू करेंगी, फाइनल ईयर का ऑडिट भी करेंगी, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कंप्लायंस भी चेक करेगी, प्रूडेंशियल रेगुलेशंस की कंप्लायंस भी चेक करेगी, ठीक है जी। 1000 काम करेगी तो जाके 281 मिलियन रुपए इनको मिलेंगे। सर तो मुझे एक बात बताओ, क्या आज आप हबीब बैंक पे 500 लोगों की टीम भेज सकते हो बहुत तरीके का ऑडिट करने के लिए? नहीं भेज सकते। क्यों? 50,000 रुपए का तो हमें एक टुच्चा ट्रेनी पड़ रहा है, टुच्चा मासूम नन्ना मुन्ना सा पेटी पैक जूनियर हमें कितने का पड़ रहा है? 50,000 रुपए का पड़ रहा है। तो सीनियर मैनेजर और मैनेजर के पास जो सामान हमने रखा हुआ है, जो उनको सैलरीज हम दे रहे हैं, तो उन बंदों के लिए तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि इतनी ज्यादा डिटेल में काम कर सके। तो क्या होता है सर, क्या होता है सर, हम सारी ब्रांचेस पे नहीं जाते, क्या करते हैं, टॉप 80-90 ब्रांचेस उठा लो, एक एक ट्रांजेक्शन वेरीफाई नहीं हो सकती है, बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन उठा लो। तो इसका मतलब है सर मेरे पास कॉस्ट ही इतनी नहीं है कि मैं इतनी बड़ी टीम भेज सकूं कि वो डिटेल में एक एक चीज का ऑडिट कर सके। आप यकीन करो, कोई छोटा मोटा क्लाइंट होता है ना, उसके ऊपर ईवाई में तो 3 लड़के, एक लड़की और एक लड़की नुमा, ठीक है जी, इस तरह की टीम जारी होती है, ठीक है जी, इस तरह की टीम जारी होती है। तो अब ये, अब सोचो आप उससे आप पूछ रहे हो मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस दूंगा, ऐसे याद रख के मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस दूंगा। भाई एब्सोल्यूट एश्योरेंस कहां से देगा तू? 5 लोग तुम जा रहे हो और ये भी आधा पौना है बेचारा, ठीक है जी, तो ये क्या करेगा जाके उधर? क्या कह रहे हो? अब मुझे इंसान के बच्चे बनो। अब मुझे एक चीज ये बताओ, पहली चीज हमने पढ़ी एस्टिमेट्स इन्वॉल्व है, दूसरी चीज हमने क्या देखी सर? एस्टिमेट इन्वॉल्व है। दूसरी चीज हमने क्या देखी सर? हम सैंपल बेसिस पे काम करते हैं, इतनी सारी ट्रांजैक्शन वेरीफाइबल नहीं है। तीसरी चीज टाइम शॉर्ट है, 2.5 महीने में काम मुकाना है हमने। और तीसरा सर कॉस्ट भी इतनी कम है कि मैं, चलो टाइम कम है हम ज्यादा बंदे बेच के काम करा लें, ज्यादा बंदे भी नहीं बेच सकते। क्यों? इतने पैसे नहीं है सर कि ये तो नहीं हो सकता ना कि मैं पलाई इदारा बना दूं, ठीक है जी। ऑडिट की कॉस्ट आ रही है 10 लाख और ऑडिट की फी आ रही है 8 लाख, हम कह रहे हैं हमारा मुल्क समझ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है जी। और मैंने आपको बताया सर पाकिस्तान उन मुल्कों में से एक मुल्क है जहां पर ऑडिट की जो निचले तबके की प्रैक्टिस है ना, छोटे लेवल्स, बहुत पथेटिक है। छोटी फर्म्स में ऑडिट प्रैक्टिसेस, तो एक तो जो वेल नोन फर्म्स है ना जो QCR रेटेड है, जो ICAP के नीचे आ रही है वो बिल्कुल सही है, लेकिन सर जो QCR से बाहर है ना, QCR क्या होता है सर? ICAP आके ऑडिटर्स का ऑडिट करता है कि ऑडिट सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये कहलाती है QCR, क्वालिटी कंट्रोल रेटिंग्स, ठीक है जी। तो आपने सुना ना ये QCR फर्म है, ये QCR फर्म नहीं है, तो मतलब ये फर्म अपना ऑडिट करवाती है ICAP से। तो जो छोटी फर्म्स है ना, उनमें मुझे SCCP का एक डायरेक्टर एक जमाने में बता रहा था, तो उस पर आर्टिकल भी लिखा बाद में, कि एक बंदे ने पाकिस्तान में 60 इयर्स प्लस उसकी एज है, इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और उसने 800 ऑडिट रिपोर्ट साइन की। कितनी? 800 ऑडिट रिपोर्ट एक साल में। बाबा 800 दफा
साल में पानी नहीं पी सकता, उसने 800 क्या किए, ऑडिट रिपोर्ट साइन की। और तो कुछ मैं बोल नहीं सकता था, बाबा 800 दफा साल में पानी नहीं पी सकता, लेकिन 800 उसने क्या किए। तो आप अंदाजा लगाओ वो फिर किस तरह का ऑडिट होता होगा, ठीक है जी। और आप उससे कह रहे हैं क्या दे दो, एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे दो। तो हो गया काम सर। अब मुझे बताएं सर, मेरे पास फिर सर तीसरी चीज सुनना जरा दोस्त, टाइम एंड कॉस्ट हो गई सर। ये मुझे बताओ, हम ये जो हेडिंग्स पढ़ रहे हैं क्या है वो, क्या चीज है जो ऑडिटर को 100% एश्योरेंस देने से रोकती है। फिर सर, मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन, क्या मैनेजमेंट को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी है मैनेजमेंट? हाँ ना, आपने अभी तो पढ़ा था कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि ऑडिटर को सारी इंफॉर्मेशन भी देगा, डॉक्यूमेंट्स भी देगा, बंदों से भी मिलवाएगा। आप कह रहे हैं मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली? तो दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। मैनेजमेंट ने एक इन्फॉर्मेशन आपको दी नहीं क्योंकि मैनेजमेंट को भी नहीं पता। अक्सर व बेशतर ऐसा होता है, गौर से सुनना, अच्छे तरीके से एक चीज सुनना। 31 दिसंबर ईयर एंड है, ईयर एंड से थोड़ा सा आगे जाके हम कंपनी के लॉयर को, लीगल एडवाइजर को एक लेटर मार्क करते हैं कि बताओ कंपनी के अगेंस्ट कोई केस तो नहीं चल रहा। इससे क्या पता चलेगा हमें कि अगर केस कोई हारने वाले हैं तो उसके अगेंस्ट हम लॉस बुक कर लें अभी से, ठीक है जी। तो हम क्या कहते हैं, लॉयर को कंफर्मेशन भेजी, लॉयर ने लिख दिया देयर इज नो पेंडिंग लिटिगेशन या पेंडिंग केस अगेंस्ट द कंपनी। मैंने कहा ठीक है भाई, लॉयर जो बात कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। लॉयर ने जब हमें कंफर्मेशन दी ना, उसके 5 दिन के बाद कंपनी को एक लीगल नोटिस मिला गवर्नमेंट से किसी नॉन कंप्लायंस का, ऐसी नॉन कंप्लायंस का जो ईयर एंड से पहले हुई थी। अब उसूलन इस पर्टिकुलर अमाउंट को, इस लॉस को, इस हिट को हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या करना है, दिखाना पड़ेगा। लेकिन हम लॉयर से कंफर्मेशन ले चुके हैं, ठीक है जी। हमने कहा मजीद क्या चेंज होगा, मैनेजमेंट खामोश हो गई। मैनेजमेंट ने कहा निकलने दो ऑडिट, अगले साल देखेंगे इसको। अब मुझे एक बात बताएं, अगर निकलने दो ऑडिट है और नहीं पता चले हमें, तो हम कुछ कर सकते हैं? नहीं सर। अच्छा, बात औकात होता ही है कि मैनेजमेंट को लिटिगेशन में कोई बंदा ले भी जाता है कोर्ट में, वो मैनेजमेंट को समन भी हो जाता है कोर्ट में कि भी प्रेजेंट हो जाओ। वो समन मैनेजमेंट को किसी ऐसे एड्रेस पे भेजा जाता है जब मैनेजमेंट को पता भी नहीं होता। वो बेचारी मैनेजमेंट को पता नहीं है तो मुझे क्या बताएगी। तो मैनेजमेंट बाज औकात इंटेंशनली, बाज औकात अनइंटेंशनली ऑडिटर को पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे दी। जब पूरी इंफॉर्मेशन ही आपको नहीं मिली मेरे प्यारे बच्चों, तो आप क्या ऑडिट करोगे 100%? तो आप क्या करते हो सर, रीजनेबल एश्योरेंस तो दे सकते हो, एब्सोल्यूट और 100% एश्योरेंस नहीं दे सकते हो, ठीक है जी। ये चीज दिमाग में रखना सर। अभी रिसेंटली मेरे एक रिलेटिव का बेगम से झगड़ा हो गया। उसकी बेगम थोड़ी पढ़ी लिखी थी। उस रिलेटिव के साथ बेगम ने किया ये कि कोर्ट जाके एक खुला की जो है वो एप्लीकेशन दायर कर दी। अब खुला के लिए जो है वो एप्लीकेशन जब दायर की तो कोर्ट समन करता है, शौहर को बुलाता है। अब जो शौहर का एड्रेस लिखवाया ना, बहुत तेज हो रहा था, एड्रेस लिखवाया तो पुराने घर का लिखवाया जो उसके शनाख्ती कार्ड में। अब वहां समन पे समन जा रहा है, ये बंदा एब्सेंट, उनसे जब नहीं आता तो एक तरफा कार्रवाई हो जाती है। अब बताओ सर, एक बंदे को पता भी नहीं होता उसको कोर्ट बुला रहा है। मैनेजमेंट के साथ अगर ये सीन हो जाए तो हो सकता है, ये क्वाइट पॉसिबल। अच्छा, फिर उस बंदे के साथ सीन ये हुआ कि उस अल्लाह की कुदरत है कि वो पुराने घर पे जो नोटिस आ रहे थे, तो जो बंदा उसको रिसीव कर रहा था उसने क्या किया, मोहल्लेदारों से पूछा कि यार ये इसके कोर्ट से नोटिस आ रहे हैं, इसकी तो बीवी ऐसी खरांट है कि उसने जो है वो जहेज वहेज सबके लिए जो है ना वो एप्लीकेशन दायर कर दी है। तो फिर उस बंदे को पता चला, वो अगले दिन कोर्ट पहुंच गया, जिस दिन उसकी आखिरी पेशी थी ना उसमें पहुंच गया वो। और फिर उसने भी बहुत सारी चीजें की, खैर। लेकिन ये कि आप बाज़ औक़ात अंधेरे में होते हो और आपके साथ बहुत सारे काम हो जाते हैं। कंपनी की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा, फिर सुनो जरा दोस्त, एक बात बताओ, एग्जैक्ट एक कंपनी थी, याद आ रहा? एग्जैक्ट एक कंपनी थी ना, उसमें फ्रॉड हो गया। फ्रॉड हुआ ठीक ठाक, सब फ्रॉड था नहीं, ठीक है। हमारे यहाँ रेगुलेटर को बहुत देर से एक चीज समझ आती है और फिर हम कहते हैं कि यार ये तो फ्रॉड नहीं था, ये तो बिल्कुल सही काम था। जो एग्जैक्ट था वो करता क्या था, कुछ आइडिया? एग्जैक्ट क्या करता था? एग्जैक्ट करता ये था कि मिसाल के तौर पर ये बंदा एक प्लम्बर है, 25 साल से जो है वो प्लम्बिंग का काम कर रहा है। एग्जैक्ट इसको कॉल करता है कि भाई आप प्लम्बर हो, बड़े बड़े बंगलों में प्लम्बिंग की है? हाँ हाँ। बड़े बड़े हाई राइज के अंदर प्लम्बिंग की है? बिल्कुल सही। व्हाट इफ कि हम आपको एक डिग्री दे दें आपके इस एक्सपीरियंस की बेसिस पे, इसको क्रेडिट आवर्स में कन्वर्ट करें और
आपको एक डिग्री दे दें। इसने कहा किस यूनिवर्सिटी की मिलेगी? शाह लतीफ यूनिवर्सिटी की या जामशरू की? उसने कहा नहीं नहीं, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की, जो इस बेसिस पे क्रेडिट आवर्स काउंट करके आपको डिग्री दे देगी। आप चाहते हो? आपके पाकिस्तान से बाहर जॉब हो जाएगी इसकी बेस पे। उसने कहा यार मैं चाहता हूँ। उसने कहा 2 लाख रुपए दे दें आप। ठीक है जी, 1.5 लाख रुपए उस यूनिवर्सिटी की फी है, 50,000 हमारा कमीशन। इस बंदे को डिग्री मिली, किसने दी डिग्री? एक बार ना, एग्जैक्ट ने क्यों दी? पाकिस्तान के बाहर से उस यूनिवर्सिटी ने डिग्री दी। एग्जैक्ट तो सिर्फ एक इंटरमीडिएट ही बना बीच में। हमारे यहाँ रेगुलेटर को ये बात समझ नहीं है, उससे कहे 2 नंबर डिग्री है। डिग्री के लिए तो स्कूल जाना पड़ता है। ठीक है जी, ये तो गया ही नहीं, इसका मुंह देखो स्कूल गया है। तो भाई उसको डिग्री मिली किस चीज की? प्लम्बिंग में मिली है, तो उसके लिए स्कूल जाने की क्या जरूरत है? तो एक्सपीरियंस की बेस पे मिल गई। इस पे जी एक लेबल लग गया कि जी फ्रॉड कर रही है। आप यकीन करें, एक तो गलत काम फ्रॉड नाम दे दिया। उसके बाद जो एग्जैक्ट के जो मेन एम्प्लॉय थे, उसके बाद जो पहला बंदा उठा, वो कौन उठा? उसका ऑडिटर उठा। उठाओ इसको, ये क्या कर रहा था अभी तक? ओ भाई, ऑडिटर फ्रॉड नहीं पकड़ता। ऑडिटर फ्रॉड, ऑडिटर ट्रेन ही नहीं हुआ फ्रॉड पकड़ने के लिए। ऑडिटर तो सिर्फ एक काम करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करता है कि वो एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बने या नहीं बने। वो थोड़ी बैठा हुआ फ्रॉड चेक करने के लिए। तो ये चीज याद रखें, फ्रॉड पकड़ना ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं है। फ्रॉड के लिए ऑडिटर प्रोसीजर्स नहीं करता। और ये फिर याद भी रखिएगा कि सर बाज़ औक़ात फ्रॉड इतने कॉम्प्लेक्स तरीके से किया जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खराब हो जाते हैं और ऑडिटर उसको पकड़ भी नहीं पाता। फ्रॉड बाज़ औक़ात बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से फ्रॉड किया जाता है, और हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स इस काबिल नहीं है कि वो क्या कर सके, फ्रॉड पकड़ सके। मैं तुम्हें एक छोटी सी एग्जांपल दूं। मैं हूं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो फाइनेंस सेक्टर में बहुत टाइम लगाया मैंने। मेरा पार्टनर है टैक्स कमिश्नर, गार्ड गार्ड का पानी पिया उसने। हम 2 लोगों को एक बंदा चूना लगा गया। हमारी टीम में, हमारे यहाँ एडमिन में होता था वो, हमने उसको बैठा दिया अकाउंट्स में, फी कलेक्ट करो तुम। वो बंदा फी कलेक्ट करता था बहुत जबरदस्त तरीके से। अच्छा, हमारे यहाँ कंट्रोल क्या है फी के ऊपर, कि आप जब फी जमा कराने आएंगे ना, तो एक आपको पर्ची मिलेगी, उस पर सारा डाटा डाल के आपको एक साइन करके एक कॉपी आपको दे दी जाएगी, एक कॉपी हमारे पास। ठीक है, तो हजरत ने किया ये। अच्छा, वो सारी पर्चियां में प्री नंबर्ड है, कोई दरम्यान में से पर्ची फाड़ भी नहीं सकता। फाड़ेगा तो पर्ची पता चल जाएगा। आपने एक बच्चे से फीस ली, तो सीधी सी बात है, मिसाल की तो बच्ची फीस जमा कराने गई, पर्ची तो मांगेगी नहीं कि सर पर्ची दे दें, और पर्ची अगर कट गई तो फिर रिकॉर्ड में आ गया साहब। पर्ची अगर वो बंदा लेके फाड़ दे, फाड़ नहीं सकता, कंट्रोल लगा हुआ है। उस बंदे ने बड़ा जबरदस्त काम किया। उस बंदे ने जहां से हम ये किताबें बनवाते थे ना फी की, वहां से जाके 2 किताबें बनवा ली। ठीक है ना। अब वो अपनी किताब लेकर आता था बुक बैग में, कुछ फीसें वो ARTD की किताब पे काटे, कुछ में वो अपनी किताब निकाले, ला मेरा भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी, बच्चों को आइडेंटिकल पर्चियां मिल रही हैं, वो चले जा रहा है। कई सारा टाइम ही चलता रहा। उसके बाद ऐसे पकड़ा गया ये फ्रॉड कि जिससे हम किताबें बनवाते ना, हमारी बुक्स हो गई खत्म। तो हमारे यहाँ अकाउंटेंट ने उसको फोन किया, हेड ने, कि यार आप एक काम करें, जरा ये बुक्स और प्रिंट करवानी है। तो 60 किताबें हमने आपसे पहले ली। उसने कहा नहीं नहीं सर, 60 नहीं है, आपने इसके बाद तकरीबन कोई 11-12 बुक्स और लेके गए। वो आपका ये बंदा लेके जाता ना। अब अपने जब उसको पकड़ा, सोचो वो कहाँ था? वो मदीने में बैठा हुआ था, वो उम्रे पे गया हुआ था हमारा भाई। ठीक है जी, वो हमारे कॉन्सेप्ट है ना कि उम्रा और हज करने के बाद सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, चाहे वो गुनाह आपने कुछ भी किया हो। मेरे माफ करने वाली जात अल्लाह की, उस पर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हुकूकुल इबाद मेरा नहीं ख्याल है कि इतनी आसानी से माफ होता होगा। ठीक है जी, आपने चोरी की और वहां से आप क्या किया, निकल गए और आपने क्या कर दिया, उम्रा कर दिया, तो एक फ्रॉड हुआ। मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ ऑडिटर आया होगा, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर रहा होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही बने होंगे, जो पर्चियां आ रही हैं उसकी रिसीट पे फी भी आ रही होगी। क्या एक बंदा ये सोच सकता है कि एक 2 नंबर बुक बनी होगी? क्या ऑडिटर कोई ऐसा प्रोसीजर कर सकता है जो चीज पकड़ी जाए? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत मुश्किल से चीजें पकड़ी जाए। तो फ्रॉड सर इतने कॉम्प्लेक्स तरीके से होता है कि आमतौर पे वो पकड़ा नहीं जाता। तो सर हम कहते हैं जनाब, चूंकि मैं फ्रॉड पकड़ने के लिए ट्रेन ही नहीं हुआ हूं, और फ्रॉड की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फिगर आउट हो सकती हैं, गलत फिगर जा सकती हैं। रेवेन्यू बहुत सारा था, लेकिन पूरा पूरा रेवेन्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिपोर्ट नहीं हुआ। गलती है या नहीं है?
फ्रॉड की वजह से भी मामला आउट हो सकते हैं, और ऑडिटर इज नॉट ट्रेन्ड टू डिटेक्ट और प्रिवेंट। सी फाइनल का क्वेश्चन भी इस केस पे बन के आ चुका है। एक कंपनी है, उसका नाम है एबीसी कंपनी। और तो सुनना, मैं कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, ये पाकिस्तान में प्रैक्टिकली चलता ही है, ठीक है। एबीसी कंपनी की ना बहुत सारी सब्सिडरीज हैं। सब्सिडरी समझ लो, एबीसी कंपनी की बहुत सारी सब्सिडरीज हैं। आजा बेटा, बहुत सारी कंपनीज हैं सर, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये सारी सब्सिडरीज हैं एबीसी की, ठीक है। ये जो प्रॉफिट कमाती हैं उस पर टैक्स देती हैं। इस एबीसी कंपनी के मालिक के जहन में एक आइडिया आया, इससे का मैं एक एनजीओ बनाता हूं। क्या बनाता हूं? एनजीओ। एनजीओ को जो ज़कात खैरात आप देते हो ना, वो डोनेशन में काउंट होती है, और डोनेशन पे आप टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। ऐसा इन सारी कंपनीज को हमने पाबंद किया कि अपने प्रॉफिट का 5% 6% आपने क्या करना है, एनजीओ को देना। डने जी, इन्होंने क्या किया, अपने प्रॉफिट का 5-6% उठाया और किसको दे दिया? एनजीओ को। एनजीओ की इनकम एग्जेम्प्ट, और इन सब का जो इन्होंने पैसा दिया उस पर टैक्स क्रेडिट मिल गया, टैक्स रिड्यूस हो गया। बड़ा जबरदस्त काम हो गया जी। इस एनजीओ ने ये पैसा उठा के, ये जो सब्सिडरी ना एक बैंक है इसके पास प्लेस कर दिया एट 0% इंटरेस्ट रेट। ठीक है जी। मुझे बताओ पैसा कहां से घूम के आया? ये पैसा था किसका? कंपनी का। जाना किसकी जेब में था? जाना किसकी जेब में था सर? इस पर टैक्स देना था, टैक्स नहीं हुआ। टैक्स ना होने की जगह एनजीओ की जेब में चला गया। एनजीओ ने वापस किसकी जेब में डाल दिया? कंपनी की जेब में डाल दिया। अब मुझे एक बात बताओ सर, इस एनजीओ का काम क्या होना चाहिए था? कि ये पैसा जो आया खर्च करे, ऐसा? अस्पताल बनवाए, किसी जगह पर सर वेंटिलेटर लगवाए। पूरे साल में एनजीओ की रकम जितनी जमा होती है, एनजीओ उसका 2% सिर्फ खर्चा करे जा रहा है। इस एनजीओ का ऑडिटर एक छोटी फर्म, जमाल एंड कमाल फर्म, ठीक है जी। और इन सारे बड़ी फर्म्स का जो है वो, इन सारी कंपनीज का बड़ा फर्म और बड़ी फर्म ऑडिटर। यार ये चीज इतने अरसे तक छुपी रही, किसी को पता ही नहीं चला। फिर जब इस एनजीओ का साइज इतना बड़ा हो गया ना, कि वो नोटिस में आने लग गया, ठीक है जी, नोटिस में आने लग गया, तो जाके पता चला जी कि इस तरह की एक एनजीओ बनी हुई है जो ये काम कर रही है। इनका पैसा इन्हीं की जेब में घूम घूम के आ रहा है, बगैर टैक्स लगे। अब वो टैक्स क्रेडिट भी मिल रहा है। जबरदस्त काम किया। मुझे एक बात बताएं, क्या ऑडिटर इस तरह के स्ट्रक्चर पकड़ सकता है? नहीं सर, ऑडिटर तो बेचारा मासूम आदमी, वो तो जाके चेक करता है डेफर टैक्स सही बुक हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है जी, प्रोविजन सही बना है नहीं बना, सेल सही बुक हुई या नहीं हुई है, और जितने अंडे किताबों में आ रहे हैं उतने अंडे जो है वो कंपनी के अंदर लटक भी रहे हैं नहीं, तो यही काम कर रहा था। तो याद रखिएगा मेरे बच्चों, ये लिमिटेशंस ऑर्डर को रोकती है किससे? अब मुझे बताओ सर, लिमिटेशंस अगर मैं ध्यान में रखनी है तो पहली एस्टिमेट्स एंड जजमेंट की इन्वॉल्वमेंट है। नंबर 2 सर हमारे पास सैंपल बेसिस पे ऑडिट होता है। टाइम एंड कॉस्ट की शॉर्टेज है तो हम सर 100% जो है वो ऑडिट नहीं कर सकते। मैनेजमेंट मे और मे नॉट, सर आपको जो है वो पूरी इंफॉर्मेशन इंटेंशनली और अनइंटेंशनली प्रोवाइड नहीं कर सकती है। नंबर 5 सर, फ्रॉड हो सकता है, और फ्रॉड हमेशा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के थ्रू होता है, उसको डिटेक्ट करना ऑडिटर का काम नहीं है। जी मेरे बच्चे, तो फिर उसके बाद उसको कुछ प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं, वो हमने देखना है आगे जाके, ठीक है जी। अच्छा, ऑर्डर फ्रॉड पकड़ ले और उसके बाद सोचे यार मैं क्यों देखूं, नहीं ऐसा नहीं है। जब आपने फ्रॉड पकड़ लिया ना, फिर आपको रिस्पॉन्ड करना है, लेकिन आपने खुद फ्रॉड पकड़ने के लिए काम नहीं करना, ठीक है जी। अब सुनिएगा दोस्त, सुनेगा मेरे बच्चों, ये 5 लिखी हुई ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में, ये 5 आपको याद करनी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में लिखी है, ठीक है। अब सर ये जो 4 या 3 है, ये डिफरेंट स्टैंडर्ड्स में फैली हुई है, वहां से निकाली गई, ठीक है। ऊपर वाली आइजा 200 में लिखी है, ये इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं, इसकी वजह से ऑडिट में 100% एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दी जा सकती। ये 3 जो है वो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के अंदर छुपी हुई है। नंबर 1, ऑडिटर का कोई लीगल पावर टू सर्च नहीं है। मैं तुम्हें एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, कंपनी का नाम लूंगा, ये बंद करके, मैं इसके ऑडिट पर था इस कंपनी के। इस कंपनी की 2 सब्सिडरीज हैं,
एक सब्सिडरी डिसफंक्शनल थी, डिसफंक्शनल समझ दो, बंद, इसमें कोई ट्रेडिंग नहीं हुई, डिसफंक्शनल, ठीक है जी, डिसफंक्शनल। दूसरी जो है वो कंपनी काम कर रही थी, हम ऑडिट पे गए और मुझे एक दफा जो है वो अपनी सिमा की फीस पे करनी थी, तो मुझे चाहिए था कंप्यूटर, ठीक है जी, जिसमें इंटरनेट लगा हुआ, तो हमारे पास इंटरनेट था नहीं, उसको मैंने कहा यार मैं जरा ये कंप्यूटर यूज कर लूँ, उसमें इंटरनेट है तो मैं यूज कर लूँ। उससे कहा आप यूज कर लें। अब मैं वो इंटरनेट यूज कर रहा हूँ, बंदा इधर उधर हो गया, वो सामने एक शीट नजर आई, सेल्स टू दैट डिसफंक्शनल कंपनी, डिसफंक्शनल कंपनी का नाम लिखा था, सेल्स डिटेल। मैंने कहा तो डिसफंक्शनल है, ये सेल्स कहाँ से आ रही है? अब मैंने इधर उधर देखा, मैंने कहा अल्लाह मुझे माफ करना, ठीक है जी, और मैंने वो फाइल खोल ली। फाइल खोली तो ठीक ठाक ट्रांजेक्शन आ रही थी उसके अंदर, ट्रांजेक्शन ऐसी कि एक ग्रुप कंपनी ने दूसरी को बेचा, दूसरे पीछे को सेल्स टैक्स छुपाने के लिए कोई हरकत की थी उन्होंने। मैंने कहा ये क्या सीन है, मैंने बंद कर दी फाइल, और मैं जाके अपने मैनेजर को कहा और पार्टनर को बताया कि मैं ऐसी चीज देख के आ रहा हूँ। तो मैनेजर और पार्टनर ने कहा इसको पकड़ेंगे कैसे? मैंने कहा बड़ा आसान काम है, कंप्यूटर कब्जे में लेते हैं, ठीक है ना, और निकाल लेते हैं। उसने कहा भाई पुलिस वाले थोड़ी हम, ठीक है, हम पुलिस वाले थोड़ी हैं, हमने ऐसी कोई चीज हम तो कर भी नहीं सकते, हमने की तो हम पे लीगल एक्शन हो जाएगा। हमारा कोई लीगल पावर नहीं है हमारे पास कि हम कंप्यूटर जब्त कर लिए एफआईए की तरह और जाके फिर चीजें निकाली, नहीं। हम उसको उनको बोलते रहे परसुएसिव तरीके से कि अगर कोई ट्रांजैक्शन है तो बता दो, अल्लाह के वास्ते खुद भी लटकोगे हमें भी लटकाओगे। उन्होंने कहा नहीं कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और एंड तक हम कुछ भी नहीं करते रहे। फिर हमने इवेंचुअली वो ऑडिट छोड़ दिया। वो ऑडिट करने के बाद अगले साल का ऑडिट हमने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन सर क्या हमारे पास ये पावर थी कि हम उठा के वो कर लें? सर 2000 कोई 7 या 8 की बात है, हमने जो है वो स्टॉक काउंट पे जाना था हैदराबाद, स्टॉक गिनने के लिए। हर कंपनी अपना स्टॉक काउंट कराती है ईयर एंड पे, ठीक है जी। स्टॉक काउंट होना था हैदराबाद में, एक जगह है हाली रोड, कोई हैदराबाद का बच्चा इधर है हाली रोड है। हाली रोड पे मैं बहुत पहले गया हूं मैं, ठीक है जी। हाली रोड पे एक कंपनी है ट्रीट कॉर्पोरेशन के नाम से, वजीर अली इंडस्ट्रीज, ऐसे ही ऐसा, वो स्ट्रीट कॉर्पोरेशन के हम गए स्टॉक काउंट पे। अच्छा, उस दिन अनीस कायम खानी साहब के शायद वालिद का इंतकाल हुआ था। अनीस कायम खानी शायद हैदराबाद के पॉलिटिशियन, ठीक है जी। पूरा हैदराबाद बंद, हमारी अपनी पर्सनल गाड़ी थी, हम तो पहुंच गए। अब हम पहुंच गए तो हमने कहा हमने तो स्टॉक गिनना है। तो अब मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, अब हम गए फैक्ट्री के दरवाजे पे, हमने नॉक किया और अंदर से कोई जवाब ही नहीं दिया। हमने मैनेजर को फोन लगाया, हमने कहा भाई यहाँ तो कोई है ही नहीं, उधर हालात ऐसे हैं कि भाई हम खामखा रिस्क लेके बाहर घूम रहे हैं। मैनेजर ने कहा तुम लोग ये ऐसी की तैसी, स्टॉक तो गिन के आना है। मैंने बोला भाई मैं तो नहीं गिन सकता, और दूसरे की हालत मुझसे ज्यादा खराब थी, ठीक है जी। उस जवान के बच्चे ने दीवार पे चढ़ के फैक्ट्री के गेट पे यूं बैठ गया, नीचे कुत्ते भौंक रहे हैं, ठीक है ना। हम वो आगे देख भी रहे कि लोग बैठे हैं फैक्ट्री के अंदर, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। और ये चीज जो है वो रिपोर्ट हो गई हमारे पार्टनर को कि यार ये कौन सा स्टॉक काउंट है जो ऐसे गिनते हैं, ठीक है जी। अब एक नहीं, तो अंदर ब्लेड गिनने थे ना, वो दीवार पे चढ़ गए, कौन से ब्लेड गिनेगा तो भाई। तो हमारे पास कोई लीगल पावर नहीं है कि हम किसी जगह घुस दें और हम कहेंगे जी हमने काम करना है, नहीं। क्लाइंट इजाजत देगा तो हम काम कर सकते हैं, अदरवाइज। अच्छा, मैनेजमेंट पे देखो जिम्मेदारी लगाइए कि आपने सारी इंफॉर्मेशन देनी है, नहीं देगी तो मैनेजमेंट को हम पकड़ाई कर, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि घुस जाए, लाओ भाई इंफॉर्मेशन ऐसी की तैसी तुम्हारी, नहीं। तो सर कंपनी ऑडिटर के पास चूंकि लीगल पावर नहीं है किसी चीज को सर्च करने की, तो उसका ऑडिट लिमिटेड रहता है उस हद तक जिस हद तक मैनेजमेंट उसको इन्फॉर्मेशन देती है, ठीक है। नहीं दे रही तो फिर इसको कहते हैं स्कोप लिमिटेशन। क्या कहते हैं? हम अपनी रिपोर्ट में लिख देंगे कि ये बगैर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, खत्म। हम ये नहीं करेंगे कि ऐसी की तैसी हम जाएंगे हम वो करेंगे, नहीं। अब मैनेजमेंट आपको कह रही थी लांडी में एक हमारा जो है वो वेयर हाउस है, उसमें स्टॉक पड़ा है, आपने कहा मुझे ले जाओ दिखा दो। मैनेजमेंट ने कहा नहीं हम नहीं दिखा सकते। आपने कहा लांडी की कौन सी दूर है, मैं खुद चला जाऊंगा, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है जी। आपको मैनेजमेंट ने मना कर दिया, आपने कहा ठीक है कोई मसले वाली बात नहीं है। मैनेजमेंट के पास आपने कहा मुझे 5 लोगों को कंफर्मेशन भिजवानी है कि इतने पैसे इन लोगों ने देने या नहीं देने। मैनेजमेंट ने कहा सबको भेजो, इसको कंफर्मेशन नहीं भेजना। हमने कहा क्यों? मैनेजमेंट ने कहा मैं कह रहा हूँ नहीं भेजो ना। आपने कहा मैनेजमेंट बताओ, मैं तो उसको सबसे पहले भेजूंगा। नहीं सर आप मना हो जाएंगे, आप मना हो जाएंगे, आप इस चीज का इम्पैक्ट देखोगे आपकी ऑडिट रिपोर्ट पे क्या आ रहा है,
लेकिन आप मैनेजमेंट के मना करने के बावजूद नहीं। सुनिएगा दोस्त, पहले मैं 8वां पॉइंट बता रहा हूं, फिर छठा। सर मुझे बताओ छठा क्या था, हमने देखा कि ऑडिटर के पास कोई लीगल पावर नहीं है सर्च की, ठीक है जी। सर 8वां पॉइंट गौर से देखिएगा दोस्त, एक अच्छी फर्म है और एक बेकार फर्म है। गौर से देखना फर्क क्या होता है दोनों में। अच्छे तरीके से एक चीज सुना दोस्त, मुझे एक बात बताओ सर, हमने ना अकाउंट रिसीवेबल वेरीफाई करना है। मिसाल के तौर पर शारून मेरा कस्टमर है, मैं शारून को कुछ गुड्स बेचता हूँ और शारून जो है वो मुझे उसके पैसे पे करता है। एक बिल क्लियर करता है तो दूसरा बिल जाता है, दूसरा क्लियर करता है तीसरा जाता है। ये हमारा इस तरह मामला चल रहा है, ठीक है जी। मैं इसको गुड्स बेचे जा रहा हूँ, डिफरेंट आइटम्स के पैसे दिए जा रहे हैं, उधार खड़ा रहता है हमारा। साल का जब एंड आता है ना, तो शारून मुझे एक लेजर बेचता है। लेजर में लिखा होता है कि मैंने यानी शारून ने क्या क्या चीजें अहमद रजा से खरीदी, ठीक है जी। यानी शारून की परचेजेदारी होती है उसमें। अच्छा, मैं इसको अपने रजिस्टर से, अपने लेजर से कंपेयर करता हूं कि कोई ट्रांजैक्शन मेरी तरफ से मिस तो नहीं हो गई, और कोई ट्रांजैक्शन ऐसी तो नहीं जो मैंने रिकॉर्ड की लेकिन शारून के पास रिकॉर्ड नहीं हुई। तो हम दोनों अपने लेजर साल के एंड पे मैच कर लेते। हम दोनों कौन है? मैनेजमेंट है, ये अपनी कंपनी की मैनेजमेंट, मैं अपनी कंपनी की मैनेजमेंट। ये इसको कहते हैं जी सेटलमेंट ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट। अकाउंट स्टेटमेंट हम सेटल कर लेते, डन। गौर से सुनना, ऑडिटर आया, ऑडिटर ने कहा जी मुझे ये जो रिसीवेबल आ रहा है ना आपकी बुक पे अहमद रजा साहब, 5 लाख रुपए जो आपने शारून से रिसीव करने, मुझे इसको वेरीफाई करना है। मैंने कहा यार देखो, मेरे और उसके बीच में ये लेजर्स हमने मैच किए, आप भी देख लो। उसने देखा, बोला हाँ यार सही कह रहे हो, शारून कह रहा है 5 लाख पेबल है, आप कह रहे हो 5 लाख रिसीवेबल है। अच्छा, अगर मैं काम करूं, मैं शारून को एक लेटर लिख दूं, ऑडिटर कह रहा है शारून को एक लेटर लिख दूं और उससे लेटर में पूछ लूं कि भाई आपने 5 लाख रुपए देने हैं अहमद रजा के, नहीं तो आपको कोई मसला तो नहीं? मैंने कहा नहीं आप भेज दो। एक लेटर ड्राफ्ट किया ऑडिटर ने, जिसको कहते हैं कंफर्मेशन लेटर, ठीक है जी। किसको भेजा? शारून को, कि डायरेक्ट मुझे जवाब दो। शारून ने कहा बिल्कुल मैं डायरेक्ट जवाब दे देता हूँ, बिल्कुल 5 लाख रुपए मैंने अहमद रजा को पे करने हैं। अब बताओ ऑडिटर ने कितने तरीकों से इसको वेरीफाई किया। एक तो अकाउंट स्टेटमेंट जो कि मैनेजमेंट आपस में सेटल कर ली थी वो देख लिया ऑडिटर ने। दूसरा क्या किया सर, जाके जो है वो कंफर्मेशन भी ले ली। अब भी ऑडिटर का दिल नहीं मानता, ऑडिटर ने कहा नहीं यार मैं और काम करना चाहता हूँ इसके ऊपर। ऑडिटर आया सर कंपनी के मैनेजमेंट के पास, और कंपनी की मैं मैनेजमेंट हूँ, मुझे कहा अहमद साहब ये जो 5 लाख हैं ये रिसीवल किस सेल्स के? मैंने कहा जो आखिर में सेल्स हुई है उसके रिसीवल है, बाकी तो पैसे दे चुका ये, आखिरी 1 महीने में जो सेल्स हुई है ये उसका रिसीवल है। तो ऑडिटर ने कहा काम करें, ये सारे रिसीवल्स के डॉक्यूमेंट्स निकाल के दें मुझे सेल्स के। जब सेल हुई होगी तो कोई डॉक्यूमेंट बना होगा, सेल हुई होगी तो डिस्पैच हुआ होगा, डिस्पैच हुई होगी तो कोई साइनिंग वाइनिंग हुई होगी, इनवॉइस वगैरह आई होगी, तो ये सारी चीजें मुझे निकाल के दें। अब बताओ ऑडिटर को कितने तरीके से वेरीफाई कर रहा है? 3 तरीके से। उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देख ले सेल्स के, या कंफर्मेशन भेज दे, या क्या करे अकाउंट स्टेटमेंट मैच कर ले, ऐसा ये तीनों है। अच्छा, कुछ ऑडिटर होंगे ये तीनों काम करेंगे, कुछ होंगे जो इनमें से कोई 2 काम करेंगे, कुछ होंगे जो एक कंफर्मेशन लेटर पे भी मामला निकाल देंगे। ऐसा है या नहीं? यानी सर ऑडिट प्रोसीजर सेलेक्ट करने में जजमेंट इन्वॉल्व है, ऑडिटर की जजमेंट है। बड़ी फर्म सारे प्रोसीजर करती है आमतौर पे, छोटी फर्म्स क्या करती हैं 1-2 कर लेंगी, और बहुत ही छोटी फर्म को एक ही प्रोसीजर में मामला निकाल देगी। तो मुझे फिर एक बात बताओ, क्या 100% एश्योरेंस दी जा सकती है? नहीं सर, क्योंकि अगर एक बंदे ने सिर्फ एक ही प्रोसीजर किया तो मे भी एक बोगस रिसीवेबल और वो क्या कर दे उसको वेरीफाई कर दे। इसका मतलब है सर सिलेक्शन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, चूंकि ऑडिटर के हाथ में, उसकी मर्जी वो कौन से प्रोसीजर्स करे, तो ये हो सकता है कि ऑडिटर रेलेवेंट प्रोसीजर ना करे और क्या हो जाए, फिगर सही तरीके से वेरीफाई नहीं हो, और सर पता चले कि गलत रिसीवेबल क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अच्छा और सुनना, व्हाट इफ एक ऑर्डर है कि तीनों प्रोसीजर्स करे, क्या करे? तीनों प्रोसीजर्स करे, जो रिजल्ट निकलेगा कि भाई ये रिसीवेबल बिल्कुल सही है, वो मान लेगा ना, ऐसा है कि नहीं? ऐसा ना। अब गौर सुनो दोस्त, गौर सुनो, और अच्छे तरीके से सुनना। व्हाट इफ के कंफर्मेशन मैंने शारून को भेजी, शारून ने कहा मुझे 4.5 लाख देने। मैंने कहा यार अहमद रजा कह रहा है तुमने 5 लाख देने। शारून ने कहा नहीं सर मैंने 4.5 लाख देने। असल में मैंने ना एक चेक अहमद रजा को भेजा है, वो अभी तक उसको रिसीव नहीं हुआ, तो मेरी बुक्स में से अमाउंट क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, उसकी बुक्स में अभी तक ये अमाउंट रिसीव नहीं हुई तो ज्यादा आ रही है।
ये रीजन होगा। अब बताओ ऑर्डर को क्या करना चाहिए, इस चेक को वेरीफाई करना चाहिए कि ऐसा कोई चेक है या नहीं है। अच्छा पता चला जी चेक निकला 40,000 का, फिर ऑर्डर ने उसको बोला कि यार तू तो कह रहा था कि भाई ये डिफरेंस चेक की वजह से आ रहा है, चेक तो 40 का है, डिफरेंस 50 का है। इसने कहा हाँ हाँ एक चीज है ना, अहमद रजा ने सेल्स की मेरी तरफ भेजी है, वो स्टॉक अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुआ, तो मैंने अपने पास रिसीवेबल बुक नहीं किया, उसने अपने पास जो है वो मैंने अपने पास पेबल बुक नहीं किया, उसने अपने पास रिसीवेबल बुक कर लिया, वो रास्ते में। हमने फिर रास्ते में चेक किया तो पता चला स्टॉक 6,000 का। अब मुझे एक बात बताओ सर, गौर सुनना, आप प्रोसीजर पे प्रोसीजर किए जा रहे हो और आप कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो यार ये मामला सही है या नहीं है, ठीक है जी, ऐसा है या नहीं। बहुत सारे ऑडिटर पहले प्रोसीजर पे कंक्लूजन ड्रॉ कर लेंगे, क्या यार ठीक है रिश्ते में 8-10 हज़ार रुपए का फर्क है जाने दो। कुछ लोग क्या करेंगे, नहीं 8-10 हज़ार का मसला नहीं है, मसला उसूल का है, तो वो कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए अच्छे खासे प्रोसीजर्स करेंगे। अब मुझे एक बात बताएं, क्या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ने हमें कुछ गाइडेंस नहीं है कि आपने ये प्रोसीजर करना, नहीं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने कहा ये प्रोसीजर्स हैं, जो आपको बेहतर लगे कर लो, और जहां आपको लगे कि आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, मामला सही, आप आगे चले जाओ, छोड़ दो। अब इसका मतलब है ऑडिट प्रोसीजर सेलेक्ट करना ऑडिटर की मर्जी, कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए कितना काम करना है ये भी ऑडिटर की मर्जी। तो कुछ ऑडिटर ज्यादा काम करेंगे, कुछ कम काम करेंगे। अगर आप कम काम करोगे और आप ओपिनियन दे दो कि मामला बिल्कुल सही है, तो गलती की गुंजाइश है, गलती की गुंजाइश है ना, कि आप कम काम करो और कंक्लूजन दे दोगे जी मामला बिल्कुल सेट है, रिसीवेबल बिल्कुल सेट है, तो गलती की गुंजाइश है। इसका मतलब है सर, चूंकि सिलेक्शन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स और कंक्लूजन ड्रॉ करना ऑडिटर की जजमेंट के ऊपर है, उसकी मर्जी ज्यादा काम करे, उसकी मर्जी कम काम करे, तो 100% एश्योरेंस नहीं दी जा सकती। कुछ ऑडिटर ज्यादा काम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो ये थोड़ी, तो याद रखना मेरे बच्चों, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में ये स्टेप्स नहीं लिखे हुए कि आपने सारे काम करने, नहीं, उन्होंने आपको स्टेप्स बताए, आपकी मर्जी दे दी है कि आप जो काम करना है इसमें से आपको रेलेवेंट लगता है करें, और जहां आपको लगता है कि जी रिस्क कवर हो गया आप रुक जाएं। अब मुझे एक बात बताएं सर, सिलेक्शन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, दो ऑडिटर आएंगे, दोनों की सिलेक्शन ऑडिट प्रोसीजर्स की क्या होगी, अलग अलग होगी। दोनों का कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए जितना एविडेंस चाहिए अलग अलग हिसाब होगा। कुछ लोग बहुत ज्यादा एविडेंस मांगेंगे, कुछ क्या करेंगे, चूंकि सर ये दोनों चीजें ऑडिटर के जजमेंट पे बेस करती हैं, कुछ ऑडिटर ज्यादा काम करेंगे, कुछ कम काम करेंगे, तो हम 100% एश्योरेंस नहीं दे सकते। अब मुझे एक बात बताना, मैंने आपको 7 पॉइंट्स बता दिए, इसमें 5 तो याद रहेंगे ना। क्या बताया मैंने आपको, एस्टिमेट इन्वॉल्व है, जजमेंट्स इन्वॉल्व है, नंबर 2 सैंपल बेसिस पे हम काम करते हैं, नंबर 3 टाइम एंड कॉस्ट का इश्यू है, टाइम भी कम है और खर्चा भी हम एक लेवल से ज्यादा नहीं कर सकते। सर मैनेजमेंट में और मे नॉट प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन, मे बी सर मैनेजमेंट इंटेंशनली अनइंटेंशनली आपको पूरी इंफॉर्मेशन ना दे। फ्रॉड, सर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के थ्रू होता है एंड ऑडिटर इज नॉट ट्रेन्ड टू डिटेक्ट फ्रॉड। फिर सर ऑडिटर के पास कोई पावर नहीं है सर सर्च करने की। सर सिलेक्शन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स और कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए कोई ऑब्जेक्टिव सिस्टम नहीं है, ये ऑडिटर की जजमेंट के ऊपर है। तो ऑडिटर में भी कम काम करके कंक्लूड कर देगा कि जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही बने, और मे भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती मौजूद हो। अच्छा जी, फिर आखिरी पॉइंट, ये आखिरी पॉइंट जो है वो ऐसी चीज है कि आपको ये डायलॉग ना याद रखना है, मोस्ट ऑफ द ऑडिट एविडेंस इज परसुएसिव यार, परसुएसिव रादर देन कंक्लूसिव। इसका क्या मतलब है सर, आपने कभी किसी मर्डर का केस देखा हो, उसमें जब जज जो है वो सबूत देख रहा होता है और गवाह देख रहा होता है, तो एक गवाह आगे कहता है कि मैंने इस बंदे को कत्ल करते हुए देखा, तो वकील उससे क्या पूछता है, उस वक्त रात के कितने बज रहे थे, तो रात के 10 बज रहे थे, आपको इतने फासले से नजर आता है, उसने कहा मुझे इतने फासले से नजर नहीं आता। ठीक है जी, गौर सुनना। अब वकील क्या करता है, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है कि जी ये बंदा जो कह रहा है उस पर डाउट किया जा सकता है, कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। क्या ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। सर बहुत सारा ऑडिट एविडेंस जो आप कलेक्ट कर रहे होते हैं ना, वो कंक्लूसिव नहीं होता, सिर्फ इंडिकेशन दे रहा होता है कि मामला सही है सही नहीं है। मिसाल के तौर पे आप एक कंपनी का ऑडिट करने गए और आपको कहा गया कि जी ये रिसीवेबल्स हैं, ये वेरीफाई करने, आपने कंफर्मेशन लेटर भेज दिया, सामने से जवाब भी आ गया, आपने स्टेटमेंट से भी वेरीफाई कर लिया, सारे काम कर लिए, क्या आप अब भी आप 100% मतलब अश्योरेंस से बात कर सकते हो कि यार ये सारी चीजें मैंने जमा कर ली है, ऑडिट एविडेंस कंक्लूसिव है? नहीं,
मे भी सर आपको ऑडिटर ने ये मैनेजमेंट ने एड्रेस दिया, वहां मैनेजमेंट का दूसरा बंदा बैठा हो, 2 नंबर रिस्पॉन्स आ रहा हो, ऐसा बहुत होता है, ठीक है जी, हर चीज 2 नंबर हो रही हो, तो क्या आपके पास कोई लिमिट है? नहीं सर, मैं कहूंगा यार मैं एक लिमिट तक काम कर सकता हूँ, ऑडिट एविडेंस जमा कर सकता हूँ, लेकिन 100% अश्योरेंस किसी का बाप ही नहीं दे सकता कि जो एविडेंस जमा हुआ है ये 100% नहीं, परसुएसिव नेचर का, इंडिकेट कर रहा है लेकिन कंक्लूसिव नहीं है, ऐसा। तो सर जब आप ऑडिट एविडेंस जमा करते हो ना, उसमें से अच्छा खासा ऑडिट एविडेंस सिर्फ इंडिकेट कर रहा होता है कि मामला सही है, लेकिन कंक्लूसिव। चलो मैं आपको कहता हूं जी, मेरे पास मिसाल के तौर मेरी बुक्स में 2 गाड़ियां खड़ी हैं, 2 गाड़ियां मेरी बुक्स में, पीपी में 2 कार्स आ रही है, क्या करोगे एज एन ऑडिटर? जाके कैसे वेरीफाई करोगे 2 गाड़ियां हैं या नहीं? फिजिकली वेरीफाई कर लोगे? मैं किसी और की गाड़ी लाके खड़ी कर दूं तो? सर कागजात देख लोगे? मैं जाली कागजात बना लूं तो? वेरीफाई करा लोगे? सर व्हाट इफ के मैं अंदर पैसे खिला दूं तो? इसका मतलब है आप जो चीजें देख रहे हो वो ठीक है, एविडेंस है, सही है, लेकिन यार इसके बावजूद 2 नंबरी हो सकती है। क्यों? एविडेंस कभी भी कंक्लूसिव नहीं होता, कहीं किसी ना किसी जगह पे लूप होल निकल सकता है। तो स्टैंडर्ड आपसे कहता है जब ऑडिट एविडेंस आप जमा करते हो ना, आप परसुएसिव लेवल पर ही उसको सही मान लेते हो। मे बी देयर इज अ चांस कि उसमें क्या हो, मामलात में झोल हो। एक बड़ा जबरदस्त किस्सा हुआ था, सिल्क बैंक का नाम सुना होगा ना। इसको इनके ऑडिटर ने मतलब इनको एक लेटर भेजा कि जी फलां फलां क्लाइंट का इतना इतना पैसा आपके पास है नहीं। सिल्क बैंक से जवाब आ गया है इतना पैसा, अकाउंट स्टेटमेंट भी आ गया। बाद में पता चला कि सिल्क बैंक का जो ईमेल एड्रेस दिया गया था उसको ऐसे तरीके से उन्होंने वो किया हुआ था, यानी वो जो ईमेल एड्रेस था ना वो 2 नंबर था। क्लाइंट ने ऑर्डर को दिया, ऑर्डर ने भिजवा दिया, ठीक है जी, कंफर्मेशन ईमेल पे भेजी, ईमेल पे जवाब भी आ गया, वो सिल्क बैंक का डोमेन ही नहीं था। ऑर्डर ने वहां बैंक कंफर्मेशन भेजी, वहां से कंफर्मेशन भी आ गई, सारी चीजें आ गई, मान के आगे निकल गए। जब ये फ्रॉड बाद में पकड़ा गया, ये बड़ा मशहूर फ्रॉड है, आप अभी कभी जाओगे ना, ठीक है जी, अब फर्म जाओगे ना, जिस नाम की फर्म मैंने अभी आपको बताई, उसमें बड़ा मशहूर फ्रॉड है। उस फर्म में जब ईमेल के थ्रू कंफर्मेशन जाती है ना, वो पहले पता है क्या पूछते हैं? देखो जरा citibank.com.pk लिखा है या नहीं लिखा है, ईमेल करके चेक करो, फोन करो, ईमेल मिली या नहीं मिली। यानी वो ईमेल भेजते हैं और साथ में क्या करते हैं? कॉल करते हैं। क्यों? क्योंकि सर ऑडिट एविडेंस जो आपको वहां से मिला था, लोगों ने कहा ये कंक्लूसिव नहीं होता कभी भी, हमेशा क्या होता है ऑडिट एविडेंस? परसुएसिव होता है। टू लार्जर एक्सटेंट आपको चीज नजर आ रही होगी से, बट देयर मे बी एन आउटसाइड चांस के उसमें 2 नंबरी। अब बताएं जी ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है? रीजनेबल एश्योरेंस देना। क्या देना? क्यों रीजनेबल एश्योरेंस? क्यों 80-90% एश्योरेंस? क्यों 100% क्यों नहीं? सर हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बेतहाशा एस्टिमेट्स हैं, जजमेंट्स हैं जो मैनेजमेंट ने लिए हैं, उनको वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं है। नंबर 2 सर, हम सैंपल बेसिस पे काम करते हैं सर, इतने बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन हम वेरीफाई नहीं कर सकते। सैंपल बेसिस पे काम करेंगे, बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन वेरीफाई कर लेंगे, ज्यादा नहीं कर सकेंगे, सिस्टम देख लेंगे बस। तीसरी चीज सर, इतना टाइम भी नहीं है कि पूरे साल के काम को 2-2.5 महीने में ऑडिट किया जा सके। कॉस्ट सर, ये ऑडिट फी इतनी थोड़ी मिलती है कि उसमें फर्म ने कमाना भी है और ऑडिट भी करना है, ठीक है जी, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सर मैनेजमेंट में भी सारी इंफॉर्मेशन आपको ना दे, सर में भी फ्रॉड हुआ हो और हम ट्रेंड नहीं है फ्रॉड पकड़ने के लिए। फ्रॉड बड़े कॉम्प्लेक्स तरीके से होता है, ऑडिटर के ऑडिट प्रोसीजर्स फ्रॉड पकड़ने के लिए नहीं बने। मे बी फ्रॉड हो और उसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती आ रही हो, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट, ठीक है जी। फिर हमने पढ़ा सर लीगल पावर नहीं है सर्च करने की। फिर बहुत सारा जो ऑडिट एविडेंस आप जमा करते हो वो कंक्लूसिव नहीं होता, वो क्या होता है? परसुएसिव होता है। और सर ऑडिट प्रोसीजर और कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन सा प्रोसीजर पिक करना है, ये ऑडिटर की जजमेंट है। वो जजमेंट गलत भी हो सकती है, वो जजमेंट गलत भी हो सकती है। एक आखिरी सवाल मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूं और फिर मैं जा रहा हूं। सर सुनिएगा, इस क्लास में कुर्सियां पड़ी हैं, मैं वेरीफाई करना चाह रहा हूं कि कुर्सियां हमारी बुक्स पे जो आ रही है, हमारी बुक्स पे कुर्सियां आ रही है 105। मैं चेक करना चाह रहा हूं कि जो कुर्सियां पड़ी हैं 105 हैं नहीं, क्या तरीका होगा? आप जाके गिन लें, इससे वेरीफाई हो जाएगा कि बुक्स बिल्कुल सही बनी हुई है। 105 कुर्सियां अगर मैं गिन लूं तो वेरीफाई हो जाएगा। अच्छा 105 भी नहीं गिनूंगा, इन सब पे नंबर लगा हुआ है। मैंने कहा 36 नंबर की कुर्सियां ये पड़ी हुई है, 38 नंबर की कुर्सियां ये पड़ी हुई है, 70 नंबर की कुर्सियां ये पड़ी। इसका मतलब है जो कुर्सियां मुझे बुक्स पे नजर आ रही है फिजिकली मौजूद है, ऐसा?
ऐसा है या नहीं? इससे काम हो जाएगा हमारा, है? इससे क्या वेरीफाई क्या होगा इससे? देखो, जब मैं बुक से फिजिकल की तरफ देख रहा होता हूँ ना, कि फिजिकली क्या क्या चीजें मौजूद हैं, बुक से एक एक करके बुक से कॉल कर रहा हूँ, बुक से कॉल कर रहा हूँ, बुक से कॉल कर रहा हूँ कि ये नंबर मौजूद है, ये नंबर मौजूद है, ये नंबर मौजूद है। इसका मतलब है मैं एग्जिस्टेंस वेरीफाई कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? कि जो चीज मेरी किताब में है वो एग्जिस्ट करती है, नहीं करती है। मे बी एक कुर्सियां ऐसी मौजूद हो जो मेरी किताब में नहीं है, मे बी कुर्सियां ऐसी मौजूद हो जो मेरी किताब में। आप कहां से कॉल कर रहे थे? किताब से। किताब में नंबर लेगा, कुर्सी नंबर 36, ये 38 नंबर है, कुर्सी नंबर 38। हाँ सर, किताब में 37 नंबर नहीं आ रहा, किताब के हिसाब से 37 नंबर की कुर्सी टूट चुकी। व्हाट इफ के 37 नंबर यहां पड़ा? इसका मतलब ये कि सर आप वेरीफाई कर रहे थे बुक टू फिजिकल, इससे क्या वेरीफाई हो गया? एग्जिस्टेंस। लेकिन इससे आपकी किताब की कंप्लीटनेस वेरीफाई नहीं हुई। कंप्लीटनेस कैसे वेरीफाई होगी कि मेरी बुक कंप्लीट है या नहीं? अब आप यहां से चीजें पिक करें और उसको किताब में ट्रेस करें कि वो किताब में आ रही है या नहीं आ रही है। जब आप एक चीज गिनने जाते हो ना, आपको कंपनी ने कहा जी मेरी 50 गाड़ियां हैं, जैसे हमारे पास 50 आइटम्स पड़े हुए फैक्ट्री के अंदर, क्या करते हो तुम? शीट लेते हो और एक एक करके शीट में से कॉल करने शुरू करते हो। अंडे कहाँ हैं? ये दिखा दो जी। घी के डब्बे कहाँ हैं? ये दिखा दो। इससे क्या वेरीफाई हो रहा है? जो चीज बुक्स पे है वो फिजिकली एग्जिस्ट करती है नहीं। व्हाट इफ कि एक चीज फिजिकली एग्जिस्ट करती है और वो बुक पे आए, तो क्या आप अपनी बुक्स की कंप्लीटनेस इंश्योर कर सकते हो? नहीं। वो कैसे इंश्योर होगी? अब आप बुक साइड पे रखो और फिजिकली घूमना शुरू करो और एक एक आइटम वहां से उठाओ और चेक करो वो बुक्स पे है या नहीं। इसका मतलब है ये दो प्रोसीजर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? अलग अलग है। एक प्रोसीजर क्या है? बुक से फिजिकली चेक करना। इससे क्या पता चलेगा जो बुक्स पे है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? और फिर फिजिकली चीजों में से उठा के बुक्स को चेक करना, किस चीज के लिए कि कंप्लीट है बुक्स या नहीं है। मुझे एक बात बताओ, हम कह रहे हैं 5 गाड़ियां हमारे पास, तरीका क्या है? गाड़ियों के नंबर देखें और वो कॉल करते जाए। इससे क्या वेरीफाई हो जाएगा? एग्जिस्ट कर। व्हाट इफ कि एक छठी गाड़ी भी खड़ी हो, इसका मतलब है मेरी बुक्स कंप्लीट। इसका मतलब ये कि सर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोसीजर किसके लिए करना है। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ जी आप ऑर्डर हो, तो मैं कहता हूँ जी कंप्लीटनेस इंश्योर करना, क्या तरीका होगा कंप्लीटनेस इंश्योर करने के लिए? बुक पकड़ के मैं सीधा कॉल करना शुरू करूं? नहीं सर, कंप्लीटनेस के लिए क्या करना पड़ेगा? फिजिकल चीजों को बुक्स पे ट्रेस करना पड़ेगा, ये बुक्स पे मौजूद है या नहीं। अगर मुझे सर ये इंश्योर करने के जो बुक्स पे आ रही है वो फिजिकली मौजूद है या नहीं, तो क्या करना चाहिए? मैं अगर ये वेरीफाई करना चाहता हूँ जो चीज मेरी बुक्स पे है, पड़ी हुई है, क्या वो सामने मौजूद है या नहीं, तो मुझे क्या करना चाहिए? बुक से फिजिकल पे ट्रेस करना चाहिए। ऐसा गौर से देखना मेरे बच्चों, मेरे पास सर 5 चीजें, गौर से सुनो, 5 चीजें सर, ये मेरी बुक्स हैं। बुक्स पे आ रही है 4 चीजें, ए बी सी डी और ई। बुक्स पे आ रहे ए बी सी डी। अगर मैं बुक से कॉल करता जाऊं, ए मौजूद है, हाँ मौजूद है, बी मौजूद है, हाँ मौजूद है, सी मौजूद है, हाँ डी मौजूद है, मैं कंक्लूड कर दूं कि मेरी किताब कंप्लीट है, सही कहूंगा? नहीं, क्योंकि आपने तरीके ही गलत पिक किया। आप किताब से जब फिजिकल की तरफ जा रहे हो तो आप एग्जिस्टेंस वेरीफाई कर रहे हो, कंप्लीटनेस वेरीफाई नहीं कर रहे हो। कंप्लीटनेस कैसे वेरीफाई होगी? यहां से फिजिकल उठाओ, ए मौजूद है बुक्स पे, हाँ। बी मौजूद है बुक्स पे, हाँ। सी मौजूद है बुक्स पे, हाँ। डी मौजूद है बुक्स पे, हाँ। ई मौजूद नहीं, हमारी बुक्स कंप्लीट। सर कभी आप बुक्स की कंप्लीटनेस चेक करने जाते हो, कभी आप चीजों की एग्जिस्टेंस चेक करने जाते हो। दोनों के लिए प्रोसीजर्स क्या है? अलग अलग है। ये हो सकता है कि सर जो मैं प्रोसीजर पिक करूं, सेलेक्ट करूं, वो रेलेवेंट ही ना हो, वो गलत हो। मैं आपको कहता हूं जनाब जाओ जरा चेक करके आओ ARTD की कितनी गाड़ियां, क्या करना चाहिए? आप बुक्स लेके गए, आपने गाड़ियां चेक की, गाड़ियों को आपने बुक्स पे ट्रेस किया, आप आ गए। आपने कहा जितनी जितनी किताब में गाड़ियां आ रही है वो मौजूद भी हैं, और जितनी गाड़ियां मौजूद है वो किताब पे भी आ रही है। हो गया काम। मैंने कहा एक बात बताओ, ये ARTD की है या नहीं? आपने कहा मैं देख के आ रहा हूं। मैंने कहा देख के तो तुम आ रहे हो, कंप्लीटनेस इंश्योर कर ली तुमने, एग्जिस्टेंस इंश्योर कर ली। किसकी गाड़ियां ये? ARTD की। आपने कहा मैं गाड़ी देख कर आ रहा हूं। गाड़ी देखने से ये नहीं पता चलेगा कि ARTD की है या नहीं। क्या करना पड़ेगा? इसके कागजात चेक करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब है अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि गाड़ी हमारी है या नहीं, तो इसके लिए फिजिकली जाके गाड़ी को देखना है ना। तो याद रखिएगा सर, ऑडिटर बाज़ औक़ात ऑडिट प्रोसीजर पिक करता है, वो सिरे से ही गलत होता है, सिरे से गलत होता है। इससे क्या हो सकता है?
कि सर अश्योरेंस 100% हम नहीं दे सकते, क्योंकि हम ये याद रखना ऑडिटर की जिम्मेदारी है सही ऑडिट प्रोसीजर पिक करना, लेकिन हो सकता है कि उसको ऑडिट प्रोसीजर पिक करने में क्या हो जाए, गलती हो जाए। मुझे बताओ एग्जिस्टेंस कैसे वेरीफाई होगी कि चीज एग्जिस्ट करती है नहीं? आप किताब से देखो मौजूद है नहीं। मैं कह रहा हूँ मेरे को 15 मशीनें मौजूद है, मशीनें 14 मौजूद है, तो मैं कहूंगा यार गलत है, एक मशीन एग्जिस्ट, मशीनें 16 मौजूद है, मेरी बुक्स कंप्लीट नहीं है, ऐसा। तो याद रखो हम सर दोनों काम करते हैं, बुक से शीट की तरफ भी जाते हैं, शीट से बुक की तरफ भी आते हैं। समझाने का ऑब्जेक्टिव ये था कि ऑडिट प्रोसीजर सेलेक्ट करना किसकी जिम्मेदारी है, ऑडिटर की। बाज औकात सर वो गलत ऑडिट प्रोसीजर पिक कर लेता है, और सर अगर वो गलत ऑडिट प्रोसीजर पिक करने का पोटेंशियल रखता है तो किसी का बाप भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता, उसको ऑडिट प्रोसीजर पिक करने में क्या हो सकती है, गलती हो सकती है। अब देखिए सारी चीजें आपने पढ़ ली ना, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या है। आज मैंने आपको सिर्फ एक चीज पढ़ाई है, किसकी, ऑडिटर की एक ही जिम्मेदारी पढ़ाई है, कौन सी, कि वो रीजनेबल एश्योरेंस देता है। और वो क्यों एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता, ये मैंने आपको लिस्ट बनाई। अब आपका काम क्या है, एटलीस्ट ये जो सीधे सीधे पॉइंट्स लिखे ना, ये एग्जांपल्स बीच वाली नहीं, ये सीधे सीधे पॉइंट्स आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। इस पे सवाल देखें पेपर में कितना है सर, इस पर्टिकुलर एरिया पे 8 से 10 दफा सवाल आ चुका है। वो सवाल ऐसे नहीं पूछता है इनहेरेंट लिमिटेशन बताओ, वो क्या पूछता है पता, कहते हैं आप एक मीटिंग में गए, क्लाइंट ने आपके, एक कंपनी ने आपको बुलाया, उसने कहा जी हम ऑडिट कराना चाहते हैं, वैसे तो ऑडिट का कोई फायदा नहीं है, लानत पड़े ऑडिट के ऊपर, लेकिन हमने सुना है कि ऑडिट 100% मिस्टेक्स पकड़ लेती है, 100% चीजें वेरीफाई हो जाती है। अब आपने उसका क्या जवाब देना, नहीं नहीं गलत बात है चाचा, आप गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं है। तो चाचा आपसे पूछता है ऐसा क्यों नहीं है, आप कहते हो इनहेरेंट लिमिटेशन है चाचा ऑडिट की, ठीक है जी, आप उस पर जवाब देते हो। कभी कभी कहता है जी कोर्ट ने आपको बुलाया, कोर्ट केस में आप प्रेजेंट हुए, कोर्ट ने कहा जी सिंस यू वर दी ऑडिटर ऑफ द फलां फलां कंपनी, तो इस कंपनी के अंदर ये फ्रॉड निकला है, कहाँ सो रहे थे आप, आपका क्या जवाब होना चाहिए, इनहेरेंट लिमिटेशन है भाई, मैं फ्रॉड पकड़ने के लिए थोड़ी बैठा हूँ। तो सर याद रखना इनहेरेंट लिमिटेशन पे ठीक ठाक सवाल आए, या आपको अगली क्लास में क्या होने चाहिए, याद होनी चाहिए। पक्का हमारी क्लास है कितने